कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले आदिवासी नेताओं से चर्चा की और अब ओबीसी महासभा का आयोजन कर रही है। यानी साफ है कि कांग्रेस किसी भी वर्ग में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। छत्तीसगढ़ में 45-52% आबादी ओबीसी समुदाय की है। ऐसे में इस सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के नेताओं की अहम भूमिका रहने वाली है। जाति जनगणना के साथ ही ओबीसी नेताओं को ट्रेनिंग और छत्तीसगढ़ के लिए मजबूत रणनीति तैयार करने पर भी जोर होगा। स्पष्ट है कि कांग्रेस जातिगत संतुलन बनाने पर फोकस कर रही है। बीते दिनों बेंगलुरु में भी पिछड़े वर्ग के नेताओं की बैठक हुई थी। वहीं उससे पहले कांग्रेस ने आदिवासी नेताओं को आगे बढ़ाने पर जोर देने को कहा था। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस ओबीसी नेताओं को भी नया टास्क सौंप सकती है। दिल्ली में कांग्रेस ने किया ओबीसी महासम्मेलन का आयोजन। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कई ओबीसी विधायक, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री हुए शामिल। भूपेश बघेल, ताम्रध्वज साहू, धनेन्द्र साहू, उमेश पटेल भी सम्मेलन में हुए शामिल। नए ओबीसी लीडर तैयार करने पर कांग्रेस का फोकस। ओबीसी नेताओं को सम्मेलन के जरिए मिल सकते हैं नए टास्क। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में देश भर के कांग्रेस के ओबीसी नेताओं की बैठक आयोजित की गई है। जिस प्रकार से जातीय जनगणना कराने की बात की गई है, कांग्रेस के हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी जातीय जनगणना को लेकर लगातार आंदोलन करते रहे हैं, लगातार इस मामले को हर मंच से उठाते रहे हैं। उसके बाद विवश होकर मोदी सरकार ने, मोदी मंत्रिमंडल ने देश में जातीय जनगणना कराने की बात करी है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम सामने नहीं आया। जातीय जनगणना के बाद जो वंचित वर्ग है उसको इसका किस प्रकार से लाभ मिले, इन सब विषयों की मीमांसा करने के लिए कांग्रेस की बैठक आयोजित की। लगातार हार के बाद कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। वहीं कांग्रेस के इस आयोजन पर कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा ने जमकर निशाना साधा। मंत्री वर्मा ने कहा कि ओबीसी आयोग को वैधानिक मान्यता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। ओबीसी वर्ग के लिए बहुत से कामकाज सरकार कर रही है। सभी योजनाओं का लाभ हर वर्ग को मिल रहा है। कांग्रेस नेता केवल हाजिरी लगाने दिल्ली जाते हैं और हाजिरी लगाकर नंबर बढ़ाने का काम करते हैं। के केवल बैठ के कर सकते हैं, उनके साथ तो कोई है नहीं है, चाहे ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो। हमारी सरकार ने सभी वर्गों के लिए काम किया है। आज देखिए केंद्र में कितने मंत्री हैं हमारे। पिछड़ा वर्ग आयोग का उसको भी वैधानिक रूप से मान्यता भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और ओबीसी वर्ग के लिए बहुत से काम काज हो रहे हैं। केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं हैं। ये लोग अपने हाजिरी लगाने के लिए दरबार में वहाँ जाते हैं दिल्ली में। छत्तीसगढ़ की भलाई के लिए नहीं जाते, छत्तीसगढ़ के हित के लिए नहीं जाते हैं, ये अपना नंबर बढ़ाने के लिए जाते हैं। छत्तीसगढ़ समेत देश के कई राज्यों में ओबीसी का समर्थन न मिलने का खामियाजा कांग्रेस भुगत चुकी है। यही वजह है कि कांग्रेस जातिगत जनगणना से लेकर अलग अलग वर्गों को साधने के लिए जद्दोजहद कर रही है। छत्तीसगढ़ में भी ओबीसी को साध पाना इस समय कांग्रेस के लिए आसान नहीं है। ऐसे में कांग्रेस पिछड़े वर्ग को अपने खेमे में लाने में सफल होगी या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रायपुर से राहुल अग्निहोत्री की रिपोर्ट। नमस्कार, IND गोहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। ओबीसी पर सियासत। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में कांग्रेस का ओबीसी महासम्मेलन हो रहा है। छत्तीसगढ़ के भी कई ओबीसी नेता, विधायक, पूर्व मंत्री इस महासम्मेलन में शामिल हुए। कांग्रेस के इस आयोजन पर बीजेपी अब सवाल उठा रही है और इस आयोजन पर सवाल ये उठा रही है कि क्या कांग्रेस अब पूरी तरह से जो जाति की राजनीति है वो करना चाह रही है, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस ने आदिवासी सम्मेलन किया था और आदिवासी जो नेता थे हर राज्यों के, उनके साथ उन्होंने बैठक की। छत्तीसगढ़ से भी आदिवासी समाज के जो बड़े नेता हैं वो उस बैठक में शामिल हुए थे, जहां पर आदिवासी समाज की तमाम जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा हुई। और अब
आज ओबीसी महासम्मेलन हुआ और हर राज्य के जो ओबीसी नेता हैं कांग्रेस के वो इस सम्मेलन में पहुंचे। छत्तीसगढ़ से भी तमाम बड़े नेता जो हैं ओबीसी सम्मेलन में पहुंचे हैं और इसी सम्मेलन पर अब जो सरकार है, जो बीजेपी पार्टी है, वो सवाल उठाती हुई नजर भी आ रही है और इसी पर सियासत भी खूब होती हुई अब दिखाई दे रही है। इसी पर चर्चा करेंगे और लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि गोहार पॉइंट्स क्या हैं। कांग्रेस के ओबीसी महासम्मेलन के क्या है मायने? कांग्रेस के सम्मेलन का ओबीसी पर कितना होगा असर? जातिगत संतुलन बैठाने में कितनी कामयाब होगी कांग्रेस? बीजेपी क्यों उठा रही कांग्रेस के कार्यक्रम पर सवाल? तो देखिए, ओबीसी महासम्मेलन का जो आयोजन है कांग्रेस ने आज दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में किया है और अलग अलग राज्यों से ओबीसी के कांग्रेस पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो इस सम्मेलन में पहुंचे हैं और जहां राहुल गांधी ने कुछ बड़ी बातें भी कही हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि उनसे भूल हुई है, कांग्रेस पार्टी से भूल हुई है कि उन्होंने ओबीसी समुदाय की कहीं ना कहीं जाने अनजाने अनदेखी की और ये जो अनदेखी की वजह से जो काफी नुकसान जो ओबीसी समुदाय का हुआ है, लेकिन इस गलती को अब वो सुधारना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने तमाम बातें कही जिस पर बीजेपी अब लगातार हमलावर है और अलग अलग जो बयानबाजी का जो दौर है वो अब शुरू हो गया है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे चर्चा भी करेंगे। आपका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ प्रवीण साहू जी जुड़ेंगे, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। इसके साथ ही हमारे साथ शिल्पा देवांगन जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, जुड़ गई हैं। शिल्पा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत शिल्पा जी आपके साथ ही कर रहा हूं। इससे पहले आदिवासी समाज के जो तमाम बड़े नेता हैं दिल्ली में, उनके साथ राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने बैठक की, उस पर विचार विमर्श हुआ और आज ओबीसी वर्ग, ओबीसी समुदाय का जो सम्मेलन है वो आप लोगों ने किया है और एक तरह से ये स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है कि अलग अलग जातियों के मद्देनजर कांग्रेस चाहती कि सभी जातियों को साधा जाए, लेकिन इन सम्मेलनों के आखिर क्या मायने निकाले जाएं? जो कांग्रेस पार्टी है वो किस तरह की राजनीति की तरफ आगे बढ़ रही है, क्या मायने हैं? जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि कांग्रेस जो है वो देश की सबसे बड़ी संगठनात्मक और अनुभवी, सबसे पुरानी जो राजनीतिक दल है वो कांग्रेस है और कांग्रेस की जो नीतियां होती हैं वो लोकतांत्रिक तरीके से बनती हैं, ये थोपी नहीं जाती हैं। और लोकतांत्रिक तरीकों से विचार का आदान प्रदान करने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे अच्छा तरीका है बैठकें करना। तो बैठक और सम्मेलन इसलिए किए जाते हैं, इसके मायने एकदम साफ है, मायने एकदम स्पष्ट है कि आपस में नेताओं, शीर्ष नेतृत्व, कार्यकर्ताओं का एक बैठक हो जाए और उसमें विचारों का आदान प्रदान हो, उससे जो सारांश निकल कर आता है उस पर निर्णय लेकर कोई भी राजनीतिक दल को कार्य करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जैसे तानाशाही कांग्रेस में नहीं चलती है, इसलिए बैठकें होती रहती हैं। अब ये बात आती है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ओबीसी समुदाय का बैठक ले रहे हैं, तो ओबीसी समुदाय के लिए अधिकारों और उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है। इस प्रतिबद्धता को नियमबद्ध तरीके से करने के लिए भी नीति स्पष्ट है। हमने पहले भी कहा है कि जातिगत जनगणना एक ऐसे एक्सरे होगी जो डेटा कलेक्ट करवाएगी और आज के डिजिटल युग में जब डेटा आ जाएंगे उसके हिसाब से देश में नीति निर्णायक भूमिका आगे बढ़ेगी। तो इसमें तकलीफ क्या है? बीजेपी के पेट में इतना दर्द क्यों हो गया? जब हम बैठकें कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, हमारे नेताओं से विचार आदान प्रदान कर रहे हैं और जातिगत जनगणना के हिसाब से, जातिगत जनगणना सिर्फ जाति की गणना नहीं है, जाति की पूछताछ नहीं है प्रभात जी। मैं एक बात और स्पष्ट कर देती हूँ जिस पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा मिसगाइड करती है। जाति के अलावा शैक्षणिक, राजनीतिक और तमाम तरीके के जो आर्थिक असमानताएं हैं उसकी जानकारी इकट्ठे करना, उसके डेटा इकट्ठे करना, ये सारी चीजें इस जनगणना में सम्मिलित होगी और उससे डिसीजन लेने में आसानी होगी। उदाहरण मैं बता देती हूँ, अपनी बात आखिरी करती हूँ कि उदाहरण के रूप में जो ओबीसी समुदाय का जो रोजगार के
लिए 80% सीटें केंद्र में खाली हैं। तो इस रोजगार को देने के लिए डेटा इकट्ठे करने पड़ेंगे। डेटा नहीं होगा तो कैसे रोजगार उपलब्ध कराएंगे, किनको रोजगार उपलब्ध कराएंगे, कैसे ये असमानता की खाई को पाटेंगे, कैसे बैलेंस करेंगे। तो सारी चीजों का हल है और ये हल लेकर के जो मुद्दे जो है ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये अधिकारों की रक्षा की प्रतिबद्धता है। लेकिन शिल्पा जी, बीजेपी कह रही है कि असमानता की बात, चीजें बैलेंस करने की बात तो सिर्फ बात है। कांग्रेस पार्टी जाति की राजनीति कर रही है। आदिवासी के बाद अब ओबीसी नेताओं का ये सम्मेलन होना, और कहीं ना कहीं बीजेपी का यह भी आरोप है कि अब चूंकि कांग्रेस के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए मजबूरन जाति की राजनीति करके कांग्रेस पार्टी सत्ता में आना चाहती है। मुझे एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी किसकी राजनीति करती है? धर्म की राजनीति करती है। धर्म के नाम पर लोगों को बातें बताने का कार्य करती है। हम मुद्दे के लिए जातिगत जनगणना की बात नहीं कर रहे हैं, हम डेटा इकट्ठे कर, डिजिटल युग है भाई, डेटा इकट्ठे करने जरूरी है। डॉक्टर जो डॉक्टर है वो एक्सरे और एमआरआई करके ही सही डायग्नोसिस कर पाता है। नीति कैसे होगी? डेटा कलेक्ट करेंगे। आज डिजिटल युग में डेटा कलेक्ट करने में इनका पेट में दर्द क्यों हो रहा है? वही तो सवाल उठते हैं। ये सामाजिक न्याय का जब बिगुल बज रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तब इनको तकलीफ क्यों हो रही है? यही तो सवाल उठते हैं। ठीक है, जवाब देने के लिए प्रवीण जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और वो मुस्कुरा भी रहे हैं। प्रवीण जी, आप ही बता दीजिए कि आखिर जब आर्थिक समानता की, सामाजिक समानता की बात की जा रही है, जनगणना की बात लगातार कांग्रेस पार्टी उठाती आई है, और ऐसे में आप लोग कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, और दूसरा ये जो ओबीसी सम्मेलन आज कांग्रेस ने कराया दिल्ली में, इसके पहले आदिवासी नेताओं की मीटिंग हुई है, इसके बाद क्या लग रहा है कि बीजेपी के सामने अब कांग्रेस एक नए सिरे से एक नई चुनौती पेश कर रही है? बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती साबित हो सकता है? क्या बीजेपी इसे चुनौती के रूप में ले रही है? देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, और देरी से जुड़ने के लिए क्षमा चाहूंगा। देखिए, आदरणीय शिल्पा जी ने बहुत अच्छे शब्दों का उपयोग किया। सामाजिक न्याय का बिगुल कांग्रेस पार्टी फूंक रही है। अरे भाई, इनको मैं बताना चाहता हूं कि आप 50 वर्ष से अधिक देश में कहीं ना कहीं सत्ता में, आपने कहीं सत्ता के केंद्र में थे, आपने राज किया, तब आपने जाति जनगणना क्यों नहीं कराई? ये तो भाजपा की मोदी सरकार है जो निश्चित रूप से इस विषय पर प्रतिबद्ध है, और आज हमने घोषणा भी कर दिया है। और देखिए, ये डिजिटल युग की आप बात कर रहे थे, कुछ 1.5 साल पहले आपके सत्ता थी इस प्रदेश में, आपने कहा था ना कि भाई आपने जाति जनगणना करवाई है, भूपेश बघेल जी डंका पीट रखे हमने ये किया। कहाँ है इसके आंकड़े? आप कह रहे थे डिजिटल युग है। भाई, मैं स्वयं एक पिछड़ी जाति से आता हूं, आपके कार्यकाल में एक भी सरकारी व्यक्ति मेरे समीप या मेरे रहने वाले किसी व्यक्ति के समीप नहीं आया, और आपने कहा कि भाई हमने हेड काउंट करवा लिया। तो हेड काउंट करवाया तो उसकी रिपोर्ट कहाँ है? तो निश्चित रूप से आपके कार्यकाल में केवल शिगुफा पहले भी छोड़ा जाता था और कहीं ना कहीं आगे भी छोड़ा जाएगा। और देखिए, और इंदिरा गांधी के युग की हम बात करते हैं, तो इंदिरा गांधी के युग में कहा जाता था कि ना जात पर ना पात पर मुहर लगेगी हाथ पर। जब इनको लगा कि इससे इनकी दाल नहीं गल रही है, तब राहुल गांधी जाके कहते कि जाति जनगणना होगी। भाई, तब भी आप मैं जातिगत जनगणना पे ही मैं एक छोटा सा सवाल कर लेता हूँ। आप लोग लगातार जातिगत जनगणना से कहीं ना कहीं किनारा करते आए हैं, विरोध जताते आए कि जाति जनगणना ठीक नहीं, लेकिन जब विपक्ष ने, जब आपको लगा कि कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से एक बड़ा मुद्दा जो है उठाया जा रहा है, तभी तो आप लोग भी तैयार हुए ना, क्योंकि इसमें देरी बहुत लगी है आप लोगों को, और अब क्या मजबूरी में करा रही है बीजेपी पार्टी? आप तुलना कर लीजिए कि देश में 50 वर्ष से अधिक सत्ता में कांग्रेस पार्टी थी, हमको तो वर्तमान में 11 साल हुआ और हमने घोषणा कर दी। तो देखिए, निश्चित रूप से प्रतिबद्धता हमारी भाजपा की कहीं ना कहीं दिखती है। भाई, मैं इसे पूछ रहा हूं ना कि यदि आपके मन में मंशा होती तो आप इतने वर्ष में कर दिए होते, लेकिन आपने केवल इस प्रकार से कह रहे कि गरीबी हटाओ करके आपने नारा दिया, गरीबों को हटा दिया, कहीं उनकी गरीबी नहीं हटी। तो लगातार किसी भी वर्ग के हित में आपने कोई काम नहीं किया, और आज ये सम्मेलन केवल इनकी मजबूरी है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि पिछले 5 साल के प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकाल में आपने किस वर्ग के लिए कितना काम किया? ना ओबीसी वर्ग के लिए काम किया, ना ही आदिवासी वर्ग के लिए काम किया। आपने पिछले 5 साल में केवल भ्रष्टाचार किया, और 1.5 साल के कार्यकाल में इस प्रदेश की हम बात करें तो प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम हुआ है, वो चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो कोई भी किसी भी व्यक्ति को हम देख लीजिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रतिबद्धता। तो राहुल गांधी कह रहे हैं ना, राहुल गांधी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी से भी भूल हुई है, अनदेखी हुई है ओबीसी समुदाय की, वो भी 2004 से राजनीति में है, उनसे भी कहीं ना कहीं चूक हो गई है, और वो ये जो भूल चूक हुई है उसको सुधारना चाहते हैं। राहुल गांधी तो मान रहे हैं इस बात को।
देखिए इनके यही चरित्र है कि जब सत्ता में रहे तो सत्ता का भोग कर लेंगे अपने लिए, जनता के हित के लिए कोई काम नहीं करेंगे, और जब उनको लगता है कि वे सत्ता से बाहर हो चुके हैं और इनकी दाल नहीं गल रही है तो ये इस प्रकार कर सकते हैं कि घड़ियाली आंसू के माध्यम से क्षमा याचना कर रहे हैं। अरे इतनी क्षमा याचना थी, कहीं ना कहीं इसको आप कहीं ना अपने भीतर लेते, यथार्थ में आप कहीं ना कहीं इस चीज को समझते। लेकिन अगर कहे ना, इनकी दादी अलग कहती थी, इनके पोते अलग कह रहे हैं, जब सत्ता में रहते हैं तब किसी भी वर्ग के लिए कोई हित का काम नहीं किया। अगर राजीव गांधी जी का विचारधारा कब समझ लीजिए, स्वयं कहते थे कि वो केंद्र से ₹1 पैसा भेजते थे तो हितग्राही के खाते में केवल 15 पैसे पहुंचते थे। तो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कांग्रेस के कार्यकाल में देखने को मिलती थी, और आज इनको मजबूरन क्षमा याचना करना पड़ रहा है कि भाई इनसे भूल हुई। यदि ये भूल उस तत्कालीन अगर सत्ता में, शिल्पा जी मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन पहले मैं अजय जी के पास जाना चाहता हूं। अजय जी, जो कुछ फिलहाल देश में चल रहा है आप सब कुछ देख रहे हैं, आपकी भी नजर बनी हुई है। आप कांग्रेस के द्वारा ये जो आदिवासियों की बैठकें की गई, जो है कार्यक्रम किए गए, आज ओबीसी समुदाय का सम्मेलन किया गया, तमाम अलग अलग राज्यों से जो ओबीसी समुदाय के बड़े नेता हैं वो कांग्रेस के सम्मेलन में पहुंचे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या देश में एक नई राजनीति, अगर मैं बोलूं कि जातिगत राजनीति की शुरुआत हो रही है? बिल्कुल प्रभात जी, अगर इतिहास के पन्नों को हम पलटते तो 7 अगस्त 1990 विंदेश्वरी प्रसाद मंडल था, उसे लागू किया गया। लेकिन वह मंडल कमीशन सर्वसम्मति से पारित नहीं हुआ। आर.एल. नाइक इसका विरोध किए थे, और मंडल कमीशन के जितने रिकमेंडेशन थे उसमें से सिर्फ 2 रिकमेंडेशन को पारित किया गया। आर.एल. नाइक साहब उसी समय ओबीसी में जातियों की बात की। वो बोले एक होता है ऑप्टिकल जाति, ये जो कामगार लोग जो है, और दूसरा जिनके पास भूमि है, तो सभी आरक्षण ये भूमि जिनके पास में है वो आर्थिक रूप से मजबूत है, इसलिए वो ले जाएंगे। इसलिए कमेटी का वो डिमांड किए और रोहिणी कमेटी बनी, और उस रोहिणी कमेटी में 2%, 6%, 9%, 10%, टोटल 27% इसका वर्गीकरण किया गया। अब यहां पर 90 के दशक में राजा मांडा विश्वनाथ प्रताप सिंह इस रिकमेंडेशन को स्वीकार किए, और जब इसके काउंटर के रूप में फिर कमंडल की राजनीति आई, और इसका बेनिफिट ये जो समाजवादी, चाहे मुलायम सिंह, लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान जैसे मायावती जी लोग उठाते हैं। अब राष्ट्रीय राजनीतिक दल इसमें प्रवेश किए। देखिए इसके और उसमें जाएंगे तो बहुत सी बातें हुई हैं। आज ना हुए डे प्रभात जी, बीजेपी भी तैयार है। मुझे अजय जी ये बताइए, कांग्रेस पार्टी जो सोच रही है या जो करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये माना जा सकता है कि जब नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बने, एक बड़ा ओबीसी वर्ग जो है कांग्रेस की तरफ था, क्योंकि मोदी जी खुद ओबीसी नेता हैं, तो उनके जब वो चुनाव जीत के आए तो एक बड़ा ओबीसी वर्ग बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ। अब क्या वापस से कांग्रेस वही ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है? जो चीज हाथ से निकल गई वापस से उसी को लुभाने की तैयारी है, ये माना जाए? देखिए प्रभात जी, इसके लिए भारत के जीवन दर्शन, सोशल सिस्टम और सामाजिक वंचना को देखना पड़ेगा। सामाजिक वंचना में एक समय में SC ST को जो आरक्षण मिलता था तो ओबीसी वर्ग मंडल कमीशन के पहले विरोध करता था। अब वो उसमें शामिल हो गया है, तो अब ये यूनिटी दिख रही। अब इसमें फिर बात आती है यहाँ पर, जो मार्केबल बात है कि आज का जो मीटिंग था उसमें पढ़े लिखे लोग ज्यादा थे, और राजनेता ये सोचते हैं कि ये जो ओबीसी वर्ग की बात, हमारी साझेदारी, हमको प्रतिनिधित्व, वो तो एक राजनीतिक दल से जुड़े रहते हैं, वो पार्टी लाइन से चलते हैं, किसी भी पार्टी का हो। सवाल यह है फील्ड में जो है, अब फील्ड की बात आती है तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा प्रभात जी, जिसे संसद के पटल पर रखा गया, और ये ओबीसी जो सम्मेलन हुआ ये उसी का एक परिणाम है। उदाहरण के लिए मैं विश्वविद्यालय में नहीं जाऊंगा, एम्स में नहीं जाऊंगा, मैं जिसमें ओबीसी ST SC वर्ग के बच्चे जिसमें जाते हैं, काम करते हैं, कॉर्पोरेट जगत का नहीं जाता। प्रभात जी बस 20 सेकंड। जी। पैरामिलिट्री फोर्स 1,09,868 पोस्ट खाली है। CRPF में 34,000, BSF में 14,000,
CIFF में इसी तरह से है, ITBP में 15,000, SSP में 8,000, असम राइफल्स में 4,000। यही बच्चे आते हैं। अरे इन सेक्शन पोस्ट को तो भरवा दो, चाहे सत्ताधारी हो चाहे अपोजिशन पार्टी। पार्लियामेंट सत्र चल रही है, बजट का प्रावधान कर दीजिए। तो प्रभात जी, आज का निष्कर्ष कहना चाहूंगा आपके एक सवाल से कितने जवाब उभर करके आए, लेकिन वो जवाबों में भी बहुत सारे सवाल छिपे। ठीक है, मैं एक और सवाल शिल्पा जी, प्रवीण जी की बात का भी जवाब आप दे दीजिए, अजय जी ने जो कहा उस पर भी जवाब दीजिए, और मेरे सवाल एक आपसे है कि आखिर आप लगातार बात कर रहे हैं जातिगत जनगणना की। अगर जातिगत जनगणना तो अब होगी, चूंकि सरकार ने बोल दिया है, मुद्दा आपका था, बीजेपी ने उसे अपना लिया है, और आप बोल रहे हैं कि आपकी बात मान के बीजेपी ने ये कराने की कोशिश करी। वो कह रही हैं कि सामाजिक समरसता वो भी चाहते हैं और इसलिए वो करा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर आंकड़े सामने आ गए, आपको पता चल गया कि इतने % ओबीसी हैं, इतने % सवर्ण हैं, इतने % दलित हैं, क्या प्रोग्राम है, क्या कार्यक्रम है, या क्या कांग्रेस प्लान कर रही है? आखिर क्या किया जाएगा जब ये डेटा सामने आ जाएगा? इस पर भी कांग्रेस की नीति बहुत ही स्पष्ट है प्रभात जी। जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी और भागीदारी होना चाहिए, और इसीलिए ये सब डेटा की मांग करते हैं। तो हमारी नीति तो शुरू से स्पष्ट रही है। मुझे तो भारतीय जनता पार्टी की इस बैठक के परिप्रेक्ष्य में और इस जातिगत जनगणना के परिप्रेक्ष्य में बड़ी हास्यास्पद लगती है। इनके मंत्री बयान देते हैं कि कांग्रेस पार्टी अब सिर्फ बैठकें कर सकती है। तो भैया आप क्या बैठकें नहीं करना चाहते? क्या बैठकें करना उचित नहीं है? एक छोटी सी टीम होती है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि जितनी जिसकी भागीदारी उनकी इतनी हिस्सेदारी, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? कांग्रेस पार्टी ने इस पर सोचा है? देखिए कैसे करेंगे कैसे? क्यों नहीं है पॉसिबल क्यों नहीं है? एक बार डेटा सामने आएंगे तब उसके बाद विचार किए जाएंगे। ऐसे ही हवा में विचार करने से अच्छा है पहले डेटा आप लोग चूंकि आप किसी चीज की आप लोग मांग कर रहे हैं, किसी चीज की आप मांग कर रहे हैं, डेटा आप चाहते हैं, तो कुछ तो आपने सोचा होगा ना कि डेटा सामने आएगा तो हम ये करेंगे। हमारी तो है ना, जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, उसको नीति निर्णायक में, सत्ता में उसकी भागीदारी मिलना चाहिए। इसमें क्या गलत बात? क्या इससे सिस्टम पर कोई असर नहीं पड़ेगा? संख्या यदि ओबीसी की 50% से ज्यादा है, संवैधानिक सिस्टम हो, सरकारी सिस्टम हो, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्या इससे? निश्चित रूप से डेटा आने के बाद ये डिसाइड करना अहम भूमिका रहेगी कि उसमें भी बैठ के करना होगा। अब भारतीय जनता पार्टी बोलेगी हम बिना बैठक के निर्णय सौंप देंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। और अभी मेरे भाई कह रहे थे, प्रश्न पूछ रहे थे कि पहले क्यों नहीं किया, तो मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी, कैशलेस ट्रांजैक्शन 20 साल पहले क्यों नहीं किया? ये बात बड़ी हंसी की होगी। तो हंसी वाली बातें जब ये सवाल के रूप में तो क्या जवाब देगी? जनता भी समझ रही है कि आप यदि पूछेंगे आज के प्लेटफॉर्म अलग हैं, 20 साल 50 साल पहले के प्लेटफॉर्म अलग हैं, दोनों का कंपैरिजन नहीं कर सकते। शिल्पा जी, ये वाकई में आदिवासियों की, दलितों की, पिछड़ों की भलाई के लिए कदम है, या कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में बाकी राज्यों में मजबूत होना चाहती है इसलिए एक महज एक रणनीतिक कदम है? देखिए, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। चुनाव के पहले भी और चुनाव के बाद भी बैठकें समीक्षा के लिए हुई, और सामाजिक न्याय के लिए कांग्रेस पार्टी चुनावों के पहले भी प्रतिबद्ध थी और चुनावों के बाद भी प्रतिबद्ध है कि हमें क्या करना है। सामाजिक और आर्थिक समानता लानी है, न्याय दिलाना है। और राहुल गांधी जी ने तो पूरे देश की यात्रा कर ली न्याय के लिए। जो अन्याय हो रहा है आज देश की जनता के साथ में, क्योंकि वो समुदाय के साथ में, ठीक है प्रवीण जी जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं भाई राहुल गांधी ने न्याय यात्रा की है, लगातार कांग्रेस पार्टी सामाजिक समरसता की बात करती आ रही है, और क्या बीजेपी को लग रहा है कि जो ओबीसी वर्ग आपका साथ देता है, क्योंकि देश में भी और बाकी राज्यों में भी अच्छी खासी आबादी ओबीसी वर्ग की है और निर्णायक भूमिका भी ओबीसी वर्ग चुनावों में निभाता आया है, क्या आपको लग रहा है कि जो अभी ओबीसी वर्ग आपका साथ दे रहा है, अगर इस तरह से सम्मेलन हुए कांग्रेस पार्टी को फायदा मिल सकता है? क्या कहीं ना कहीं संशय तो होगा बीजेपी के मन में? देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार हम कहें तो ओबीसी वर्ग की विरोधी है।
अगर हम कहें तो ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम किसने किया? 2018 के अगस्त में ये भाजपा की एनडीए सरकार ने किया। तो निश्चित रूप से जनता जानती है कि लगातार प्रत्येक वर्ग के हित में काम कोई करती तो भाजपा ने काम किया। देखिए ओबीसी वर्ग की हम बात करें तो क्रिमिनल की राशि पहले 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख हमने किया, फिर इस राशि को हमने बढ़ाकर जो वार्षिक आय की सीमा को हमने 8 लाख से बढ़ाकर आज 12 लाख तक हमने किया। तो निश्चित रूप से ओबीसी वर्ग के हित में हम काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें चाहे एमबीबीएस हो, चाहे वो एमडी हो, जो वो बीडीएस हो, चाहे जो एमडीएस है, उस विषय में भी आरक्षण 27% का आरक्षण भाजपा की सरकार ने लागू किया। और एक डायलॉग छेड़ रहे हैं कि भाई जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी जितनी भागीदारी। लेकिन प्रवीण जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी इन सम्मेलनों के माध्यम से कह भी रही है और संदेश भी दे रही है कि आप लोग की जो नीतियां हैं वो ओबीसी विरोधी हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं ना कि जो टैगलाइन दे रहे ना कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं तो यदि यह गणना होती है तो क्या भविष्य में आपका यूपीए का चेयरपर्सन गांधी परिवार के अलावा कोई व्यक्ति हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी केवल गांधी परिवार के इतर कहीं ना कहीं चलने वाली पार्टी है। आप केवल लगातार एक ही परिवारवाद के कहीं ना कहीं चढ़ते बढ़ते हैं, एक ही परिवार के इर्द गिर्द चढ़ते रहते हैं। इस जैसी परिवार की बात करूंगा आपको कहीं ना कहीं चिड़ मचेगी। आप नहीं चाहते कि हम बात करें। शिल्पा जी, जैसी सिचुएशन देता हूं आपको, अगर ये डेटा आ गया और ओबीसी समुदाय की अगर आबादी भी ज्यादा आ गई, क्या कांग्रेस पार्टी ज्यादा ओबीसी समुदाय वालों को टिकट देगी? सांसद का चुनाव हो या एमएलए का? छोटा सा रेशियो में जरूर न्याय करने गांधी परिवार की तरह विचार भी नहीं कर सकते और डायलॉग देते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी कितनी भागीदारी। ठीक है, चूंकि मेरे पास वक्त की कमी है, अजय जी दोबारा आपके पास नहीं आ पाया, माफी चाहूंगा वक्त के कारण, वक्त की कमी के कारण मुझे चर्चा को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो देखा आपने, सिर्फ डिबेट में ही नहीं, देश में भी, संसद में ही अलग अलग सम्मेलनों में लगातार अब जाति को लेकर, चाहे वो दलितों की हो, चाहे वो आदिवासियों की हो, चाहे वो ओबीसी वर्ग का आज जो सम्मेलन कांग्रेस ने तालकटोरा स्टेडियम में कराया उसकी बात हो, लगातार अब इस पर घमासान होता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में सरकार ने कहा है कि वो जातिगत जनगणना कराएगी। कांग्रेस कहती आई है कि जातिगत जनगणना अगर वो सरकार में आई तो वो कराएगी। बीजेपी ने इस मुद्दे को अब अपनाकर ये जनगणना कराने की बात कही है, लेकिन अब जातियों पर घमासान होता हुआ नजर भी आ रहा है। देखना होगा कि यह घमासान आगे जाकर कहां रुकेगा। फिलहाल IND गोहार में इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।